अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नौ बच्चों, हमारी बात चल रही है किंगडम एनिमेलिया। हम बात कर रहे हैं हैवानाती खानदान की, और हैवानाती खानदान में आज हम एक और फाइलम देखने वाले हैं। उस फाइलम को बोला जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो खानदान है यहाँ पर उसको बोला जाता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना। आमतौर पे दो लफ्ज है यहाँ पर, एक है आर्थ्रो और एक है पोडा। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, या उसको हम कहते हैं जोड़। और जो पोडा है, पोडा का मतलब क्या होता है? पोडा का मतलब होता है पैर। पोडा का मतलब क्या होता है? पैर। तो ऐसे जानवर जिनके जो पैर होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, जोड़ से बने होते हैं। जैसे हमने कॉकरोच की बात करें, झिंगुर, वो झिंगुर को अगर आप हाथ में लेंगे, उसके पाँव को अगर आप देखेंगे तो उसके पाँव में छोटी 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 क्या होती है? जोड़। तो ऐसे जानवर जिनके अंदर जोड़दार पैर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? आर्थ्रोपोडा। क्या बोला जाता है इनको? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर ऐसे ही जो जानदारों के जिस्म के अंदर हमको क्या देखने को मिलेंगे? जॉइंट। तो आमतौर पे उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जॉइंटेड अपेंडेजेस, उनको बोला जाता है आर्थ्रोपोडा। ना इसमें सबसे अहम बात याद रखना है कि ये जो एनिमेलिया का ये जो फाइलम है, ये एनिमेलिया में सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम का मतलब क्या है? सबसे बड़ा फाइलम का मतलब है कि जितने जानदार हमको मालूम है, सारे जानदार कौन से वाले फाइलम से मुताल्लिक है? आर्थ्रोपोडा। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये कौन सा फाइलम है? सबसे बड़ा फाइलम है, यानी इसमें सबसे ज्यादा जानदार मौजूद होते हैं, इसलिए इसको बुलाया जा रहा है सबसे बड़ा फाइलम। फिर इसमें कौन से वाले जानदार आमतौर पे मौजूद है? तो इसमें जो जानदार मौजूद है वो है हशरातुल अर्द, या जिनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स। क्या कहते हैं उनको? इंसेक्ट्स। और हमको मालूम है जो कीड़े मकोड़े जिनको आमतौर पे हम बोलते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इस फाइलम के अंदर रखे गए। अब जितने भी जानदार हैं जो अभी तक हमको मिले हुए, वो सारे के सारे जानदार जो होते हैं उनकी दो तिहाई से ज्यादा अनवा जो है वो किससे मुतालिक है? आर्थ्रोपोडा। दो तिहाई का मतलब क्या हो गया? यानी अगर आपके पास दो तिहाई की बात करें तो ऐसा ही होगा, 2/3। तो अगर आपके पास 3 जानदार अगर मालूम है तो उसमें से 2 कौन है? आर्थ्रोपोडा। अगर आपके पास 10 जानदार है तो 10 में से 7 कौन है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है कि ज्यादा से ज्यादा जो तादाद है वो कौन से वाले जानदार की है? आर्थ्रोपोडा। यानी ऐसे जानदार जिनके अंदर क्या होते हैं? जोड़दार पैर। क्या होते हैं? जोड़दार पैर, या जिनका जिस्म कैसा होता है? जोड़दार होता है। उन जानदारों को हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा। एक। दूसरा, अब हम बार बार कह रहे हैं कि इनके पास 6 बातें हमको समझना है। तो 6 बातों में से सबसे पहली बात हम कर रहे हैं वो क्या है? सबसे पहले बात हम कर रहे हैं इनके जिस्म के अंदर तरतीब की सतह। तो हम ये कहते हैं कि इनके पास जो तरतीब की सतह होती है वो कौन सी होती है? इनके पास तरतीब की सतह जो होती है वो उसवी निजाम। कौन सी वाली सतह होती है? उसवी निजाम। यानी इनके जिस्म में क्या मौजूद होते हैं? उसवी निजाम। उसवी निजाम जैसे हाजमी निजाम, इस्तिखराजी निजाम, फिर यानी दौरान खून का निजाम, और रिप्रोडक्टिव यानी तौलीदी निजाम। इस तरह से इनके पास अलग अलग निजाम होते हैं। फिर इनके अंदर अगर सिमेट्री की बात करते हैं, तनासुब की बात करते हैं, तो दूसरी बात अगर हम तनासुब की, तवाजुन की अगर बात करते हैं तो इनके पास जो तनासुब होता है वो कौन सा होता है? बाईलैटरल। कौन सा होता है? बाईलैटरल। बाईलैटरल का मतलब क्या होता है? अगर इनके जिस्म को अगर आप कट करेंगे, यहां से इस तरह से लाइन बनाएंगे तो वो क्या बनेंगे? 2 बराबर के क्या बनेंगे? हिस्से बनेंगे। तो हम कहते हैं कि क्या होती है? बाईलैटरल तनासुब। फिर ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके पास क्या होती है? तीन लेयर। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर इनके पास क्या मौजूद होते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट मतलब इनके बॉडी के अंदर क्या रहेंगे? छोटे छोटे टुकड़े। ठीक। उसके बाद ये कैसे होते हैं? सीलोमेट। सीलोमेट मतलब इनके पास जो मेसोडर्म रहेगी वो टूटेगी और क्या बना देगी? लेयर। तो हम उसको कहते हैं सीलोमेट। यानी इनके जिस्म में क्या रहेगा? जिस्मानी कहफा। क्या रहेगा? जिस्मानी कहफा। ठीक है, ये बेसिक बातें यहां तक हो गई। अब इसके बाद जो आर्थ्रोपोडा होता है, इनका जो जिस्म होता है उसके बाहर होती है कवच। कवच का मतलब क्या है? उनके जिस्म के ऊपर होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग। आमतौर पे इनके जिस्म के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको बोला जाता है बाहरी ढांचा। क्या बोला जाता है? बाहरी ढांचा। और इस बाहरी ढांचे को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सोस्केलेटन।
क्या बोला जाता है? एक्सोस्केलेटन। जैसा हमारे जिस्म के अंदर अंदरूनी ढांचा है, यानी हमारे जिस्म में कौन है? एंडो। हमारे जिस्म के अंदर कौन मौजूद होता है? इंडोस्केलेटन। और ये इंडोस्केलेटन हमारे जिस्म में जो है ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है हड्डियों से। किससे बना हुआ है? हड्डियों से। जबकि इनके पास बाहरी ढांचा है यानी एक्सोस्केलेटन है, और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है काइटिन। किससे बना हुआ है? काइटिन। अब ये काइटिन क्या होता है? काइटिन आमतौर पे हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये पॉलीसेकेराइड मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? पॉलीसेकेराइड। तो याद रखना है कि इनके पास जो एक्सोस्केलेटन होती है उस एक्सोस्केलेटन को बोला जाता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। क्या बोला जाता है इसको? काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो याद रखना है कि इनमें इनके जिस्म में क्या होता है? बाहरी ढांचा। और ये बाहरी ढांचे के लिए ये जो बाहरी ढांचा होता है इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। और ये किससे बना होता है? काइटिन। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन, या ऐसा बाहरी ढांचा जो किससे बना हुआ है? काइटिन मटेरियल से। याद रहेगा? यहां तक बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों को, आफिया, उमैर, यूसुफ, मौलाना, बात क्लियर है? जी, ग्रुप में मैसेज ऐड करो बच्ची, अभी भी लड़कियों ने ज्वाइन नहीं किया है ना। अब इनके मामले में एक बात और याद रखना है, क्या? कि इनका जो जिस्म है उस जिस्म को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इनका जो जिस्म है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक होता है सर, एक होता है जिसको कहा जाता है सीना यानी थोरैक्स, और एक होता है जिसको कहा जाता है एब्डोमेन यानी पेट। तो आमतौर पे ये जो जानदार होते हैं इनके अंदर एक हिस्सा होता है उसको बोला जाता है हेड यानी सर, दूसरा होता है थोरैक्स जिसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं? सीना, और चौथा है एब्डोमेन जिसको आमतौर पे हम क्या कहते हैं? पेट। तो याद रखना है कि जितने भी आर्थ्रोपोडा है उनके जिस्म के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सर, एक होता है सीना, एक होता है एब्डोमेन यानी पेट। तो इनके जिस्म के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ये इनकी खास बात है, ठीक है? कि इनके जिस्म के अंदर 3 हिस्से होते हैं, सर, छाती यानी सीना और पेट। ना अब इनके जिस्म में जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया, क्या कि इनके जिस्म के अंदर क्या होते हैं? इनके जिस्म के अंदर होते हैं जोड़दार पैर। मैंने पहले ही बोला कि आर्थ्रो का मतलब होता है जोड़, और पोडा का मतलब क्या होता है? पैर। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? जोड़दार पैर। तीसरी बात कि इनके पास निज़ाम अमल तनफ्फुस की अगर हम बात करते हैं, यानी अगर इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो इनके जिस्म में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके लिए अलग अलग अज़ू मौजूद होते हैं। ठीक है? अलग अलग अज़ू मौजूद होते हैं, अलग अलग ऑर्गन मौजूद होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं तनफ्फुसी अज़ू। क्या कहते हैं उसको? तनफ्फुसी अज़ू, या इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आमतौर पे इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं आर्थ्रोपोड, क्योंकि हमने कहा कि आर्थ्रोपोड बहुत सारे, 2/3 जो है वो कौन है? आर्थ्रोपोड है। तो अब जो आर्थ्रोपोड होंगे वो अलग अलग होंगे। कुछ आर्थ्रोपोड जो होंगे वो पानी में भी रहते होंगे, कुछ आर्थ्रोपोड है जमीन में रहते होंगे, कुछ आर्थ्रोपोड है हवा में उड़ते होंगे जैसे तितली है ना? तो अब ये आर्थ्रोपोड के जिस्म में अलग अलग क्या रहेंगे? तनफ्फुसी अज़ू या रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उनमें से सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है गिल्स। कौन है? गिल्स। दूसरा जो तनफ्फुसी अज़ू है उसको बोला जाता है बुक गिल्स। क्या बोला जाता है इसको? बुक गिल्स। बुक गिल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जिस तरह से किताब अरेंज होती है, किताब के पेजेस होते हैं, उस तरह से ये गिल्स एक दूसरे को लगकर अरेंज हुए रहते हैं, इसलिए बोला जाता है। नाउ बुक लंग्स। क्या होता है? बुक लंग्स। और इसी तरह से आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आमतौर पे जो हमको कॉकरोच में देखने को मिलता है उसको कहा जाता है ट्रैकिया। क्या बोला जाता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब क्या होता है? ट्यूब की तरह कुछ साख्तें होती है जो पूरे जिस्म के अंदर क्या होती है? फैली हुई होती है, जिसकी मदद से ये जो आर्थ्रोपोड्स है ये क्या करते हैं? अमल तनफ्फुस। जैसा हम हमारे जिस्म में अमल तनफ्फुस कौन अंजाम देता है? लंग्स, फेफड़े। वैसे ही इनके जिस्म में गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकिया है जो क्या अंजाम देगा? अमल तनफ्फुस। याद रहेगा? नाउ
अब एक और बात याद रखना है कि इनके जिस्म में जो दौरान खून का निज़ाम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी निज़ाम। ये जो सर्कुलेटरी निज़ाम ये कैसा होता है, खुला। मैंने कल भी बताया था कि बंद और खुला का मतलब क्या होता है। जब खून खून की नालियों के जरिए बहता है तो बंद, और जब खून की नालियां नहीं होती तो खून खुली जगह में बहता है, तब हम उसको कहते हैं खुला दौराने खून का निज़ाम। फिर उसके बाद आसाबी निज़ाम या न्यूरल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, या अज़वी निज़ाम। तो इनके पास जो आसाबी निज़ाम होता है या आसाबी निज़ाम जो होता है या अज़वी निज़ाम जो होता है, इस अज़वी निज़ाम के अंदर क्या होता है, इस अज़वी निज़ाम के अंदर इनके पास होती है नर्व कॉर्ड। क्या होती है, नर्व कॉर्ड। फिर इसी अज़वी निज़ाम के अंदर उनके पास क्या होती है, गैंग्लियंस। क्या होती है, गैंग्लियंस। और इनके पास जो नर्व कॉर्ड होती है वो नर्व कॉर्ड कैसी होती है, वो नर्व कॉर्ड भी कैसी होती है, डबल, यानी दोहरी। अगर आपको कल शक्ल याद होगी तो मैंने जब बनाया था तो मैंने बताया था कि इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, न्यूरॉन के बंच, अज़वी खलियों के बंच होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, गैंग्लियन। और ये गैंग्लियन एक दूसरे के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। तो इन गैंग्लियन को जोड़ने का काम कौन करता है, नर्व कॉर्ड। और ये नर्व कॉर्ड कितनी होती है, दो। फिर मैंने कहा था कि जो नर्व कॉर्ड होती है इसकी लोकेशन कहां पर होती है, सामने की जानिब, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, वेंट्रल, यानी सामने की तरफ मौजूद नर्व कॉर्ड। याद रहेगा, सामने की तरफ सामने की तरफ मौजूद अज़वी कॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह से उसको हमको याद रखना है। फिर इनके पास अज़वी निज़ाम होता है। इसी तरह से इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है हसास निज़ाम। हसास निज़ाम का मतलब क्या होता है, जो सेंसरी सिस्टम है। क्या होता है इनके पास, सेंसरी सिस्टम। हमारे जिस्म में सेंसरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आएंगे, आंख है, सबसे पहला क्या है, आंख है। दूसरा कान है, नाक है, जबान है, ये सब कौन से आजू हमारे, सेंसरी। वैसे ही इनके पास भी जो सेंसरी उजू है, वो सेंसरी उजू में सबसे पहले कौन है, एंटीना। दूसरा कौन है, आंखें। फिर एक और बात याद रखना है कि इनके पास जो आंखें होती है वो मुरक्कब भी होती है और सादा भी होती है। अब मुरक्कब का मतलब क्या होता है, मुरक्कब का मतलब ये होता है ऐसी आंखें जिनकी वजह से जो इमेज बनेगी, जो फोटो बनेगी, जो तस्वीर बनेगी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में रहेगी। मैं अगर दिख रहा हूं तो मैं जब दिखता हूं तो मैं आपको जिस तरह से दिख रहा हूं उस तरह से मैं कीड़े को नहीं दिखाई दूंगा। मेरी जो इमेज बनेगी वो छोटी 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 टुकड़ों में बनेगी, जैसा हम पजल खेलते हैं ना, इस तरह के। उसको बोला जाता है मुरक्कब, बहुत सारी चीजों से मिलके बनी। और हम आगे चल के बढ़ेंगे कि जो कॉकरोच होता है या जो इंसेक्ट्स है, उनके पास जो आंखों के अंदर जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो इमेज बनाते हैं, उसको कहा जाता है ओमाइटीडियम। क्या बोला जाता है इसको, ओमाइटीडियम। ये उनके पास क्या होता है, ये उनके पास आंखों के अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है। क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसकी मदद से वो क्या बनाती है, इमेज। जैसा हमारी आंख है, हमारी आंख में क्या होता है, रेटिना। वैसे उनके पास क्या होता है, पिगमेंट, जिसकी मदद से वो क्या करेगी, इमेज बनाएगी। नाउ तीसरी बात कि इनके पास होते हैं स्टेटोसिट। क्या होते हैं, स्टेटोसिट। ये स्टेटोसिट क्या होते हैं, ये स्टेटोसिट इनके जिस्म के अंदर क्या करते हैं, तवाज़ुनी अज़ू का काम करता है। कौन से अज़ू का काम करता है, तवाज़ुनी अज़ू। हमारा तवाज़ुन मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा जो बैलेंस है वो मेंटेन कौन करता है। हमारे जिस्म में कौन सा अज़ू है जो हमारे बैलेंस को बराबर रखता है। झगड़े होते हैं तो झगड़े होते हैं लोग अक्सर क्या बोलते हैं, काम आ रही है बोलते हैं, कान के नीचे। क्यों बोलते हैं, फितरी तौर पे हमारे माइंड में सेट है, किसी को भी कान के नीचे मार दो वो गिर जाता। इसका मतलब हमारा बैलेंस कौन मेंटेन करता है, कान। तो जिस तरह से हमारा कान तवाज़ुनी अज़ू है, कान की वजह से हमारा बैलेंस क्या होता है, मेंटेन होता है। इसी तरह से इनके पास जो तवाज़ुनी अज़ू है उसको क्या बोला जाता है, स्टेटोस। क्या बोला जाता है, स्टेटोसिट। याद रहेगा। तो ये स्टेटोसिट है जिसकी मदद से वो अपने बैलेंस को, अपने तवाज़ुन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर उनका तवाज़ुन बिगड़ गया तो वो गिर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है। ओ यूसुफ मौलाना ये लीवर काहे के लिए बोल रहे थे, हाँ यूसुफ मौलाना मर रहे अपने लीवर।
और इसमें मौलाना लीवर क्या आंसर दिए थे आपने? हाँ, लंग्स की जगह लीवर बोल दिए होंगे आपने। चलो ठीक है, समझ जाते हैं हम लोग। नाउ इसी तरह से अब इनके जिस्म में क्या रहेगा? इनके जिस्म में रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम रहेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी इनके जिस्म से अमल इस्तेखराज करना है, वेस्ट मटेरियल को जिस्म से बाहर खारिज करना है। तो इनके पास क्या होता है? जो फजले का जो इखराज होता है उसके लिए इनके पास होते हैं ग्रीन ग्लैंड। कौन मौजूद होते हैं? ग्रीन ग्लैंड। एनसीईआरटी ने इस मर्तबा इसको हज़फ कर दिया, लेकिन हम इसको याद रखेंगे। दूसरा जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है वो है माल्पीजियन टिब्यूल। कौन है? माल्पीजियन टिब्यूल। तो याद रखना कि इनके पास जो रेस्पिरेटरी सॉरी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी इनके जिस्म में जो अमल इस्तेखराज है, उस अमल इस्तेखराज को अंजाम देने का काम कौन करता है? माल्पीजियन टिब्यूल। याद रहेगा। तो माल्पीजियन टिब्यूल इनके जैसा हमारे हमारे जिस्म में कौन करता है अमल इस्तेखराज? किडनी। किडनी क्या करता है? हमारे खून को छानता है, और खून को छान कर खून के अंदर मौजूद नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करता था? हमारे जिस्म से बाहर। इसी तरह से हमने पढ़ा कि वो किडनी हमारे जिस्म में पानी की मिकदार को भी मेंटेन करता है। तो वैसे ही ये जो माल्पीजियन ट्यूब्यूल है ये दो काम करेगा। एक तो ये करेगा अमल इस्तेखराज, यानी क्या करेगा? ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन को बाहर करेगा। इसी तरह से ये दूसरा काम क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? पानी की मिकदार। ये क्या करेगा? पानी की मिकदार को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ठीक है। नाउ एक अब बात आ रही है इनके सेक्सुअल की, यानी इनके सेक्स की, यानी इनकी जिन्स की। तो उमूमन हम ये कहते हैं कि ये कैसे होते हैं? डायोशियस। कैसे होते हैं? डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है? डायोशियस का मतलब क्या होता है? अलग अलग जिन्स। इनके जो जिन्स हो गए अलग अलग हो गए। एक जो रहेगा वो रहेगा नर, और दूसरा रहेगा मादा। अगर एक ही इंडिविजुअल है, वो नर भी है मादा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मोनोशियस। क्या बोलते हैं उसको? तो यहाँ पर जब डायोशियस हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? एक रहेगा नर, एक रहेगा मादा, यानी दोनों के जो जिन्स है वो अलग अलग, यानी उनके जो जिस्म है उस जिस्म में एक इंडिविजुअल रहेगा, उसके जिस्म में रहेंगे नर तौलीदी अज़ू, दूसरा रहेगा उसके जिस्म में रहेंगे मादा तौलीदी अज़ू। ना इसी तरह से बार आवरी की अगर हम बात करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के अमल की, तो कैसा होता है? अंदरूनी। अंदरूनी का मीनिंग क्या हमने पढ़ा था? कि जो स्पर्म है और जो एग है वो उसका इंटरेक्शन जो होगा वो कहां पर होगा? जिस्म के अंदर। ठीक है। इसी तरह से ये आमतौर पे अंडे देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये? अंडे देने वाले। जब अंडे देने वाले जानवरों की बात आती है तो इंग्लिश में उसको बोला जाता है ओवीपेरस। क्या बोला जाता है? ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है? अंडे देने वाले। इसी तरह से कुछ जानवर होते हैं जिनको कहा जाता है बच्चे देने वाले। जैसे हम हैं, हम डायरेक्टली क्या देते हैं? बच्चा। तो उनको क्या बोला जाता है? वी पेरस। क्या बोला जाता है? वी पेरस। तो याद रखना है कि हमारे पास जानदार दो तरह के। कुछ जानदार ऐसा है जो अंडा देते हैं, कुछ जानदार है जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं। जो अंडा देते हैं उनको बोला जाता है ओवी पेरस, जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं वी पेरस। नाउ अब इससे बढ़कर इंपॉर्टेंट चीज कि इनके बाद जब अफजाइश की बात करते हैं, मतलब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो रास्त होगा, और कुछ ऐसे रहेंगे जिनके अंदर गैर रास्त होगा। जब रास्त डेवलपमेंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इनका बच्चा और इनका बालिग, इनका फीटस और इनका अडल्ट दोनों भी एक जैसे। लेकिन गैर रास्त में क्या होता है? इनका फीटस, उसके बाद बनता है लार्वा, और उसके बाद बनता है बालिग या अडल्ट। इसका मतलब ये कि गैर रास्त अफजाइश के दौरान लार्वल स्टेज आती है, एक एक्स्ट्रा स्टेज आती है। ठीक है। उस प्रोसेस को हम, उस अफजाइश के अमल को क्या कहते हैं? उस डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। तो हमने कहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, रास्त और गैर रास्त। ठीक। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक ना। अब अगर एग्जाम्पल्स
एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं ना। इनके एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर है जिसको बोला जा रहा है माशी अहमियत वाले कीड़े। माशी अहमियत वाले कीड़े मतलब, हाँ बहुत अच्छे, ऐसे कीड़े जिनसे हम पैसा कमाएंगे, ठीक है। दूसरा दूसरा दूसरे एग्जाम्पल है कीड़ों की जिनको बोला जाता है वेक्टर्स। क्या बोला जाता है? वेक्टर्स। वेक्टर्स आमतौर पे किसको कहते हैं? वेक्टर्स कहा जाता है जो, जैसा मैंने वेक्टर, वेक्टर आमतौर पे हम पढ़ते हैं वेक्टर, ये जो वर्ड है ये आया व्हीकल। व्हीकल क्या करती है? व्हीकल का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी क्या करती है? आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो मच्छर है, मच्छर क्या करता है? जो मलेरिया का पैरासाइट है उसको एक इंसान के जिस्म से दूसरे इंसान, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, उसको बोला जाता है झुंड वाले कीड़े। क्या बोला जाता है इनको? झुंड वाले कीड़े। तो तीसरी जो एग्जाम्पल है वो जो हमको देखना है वो कौन है? झुंड वाले कीड़े। झुंड वाले कीड़े या झुंड में रहने वाले कीड़े, दूसरे अल्फाज में हम क्या बोलेंगे? झुंड में रहने वाले कीड़े। नो, माशी अहमियत वाले जो कीड़े हैं उनमें सबसे पहली एग्जाम्पल आपने याद रखना है एपिस। एपिस का मतलब कौन है? शहद की मक्खी। एपिस, एपिस इंडिका, शहद की मक्खी। तो शहद की मक्खी क्या करती है? यानी ये भी कीड़ा है, ये भी आर्थ्रोपोड है। ये क्या करेगा? शहद बनाएगा और इस शहद को हम मार्केट में बेचेंगे। उससे हमको क्या हो गया? माशी अहमियत। इसी तरह से बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स किसको बोला जाता है? बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स का जो कीड़ा होता है उसको बोला जाता है रेशम का कीड़ा। तो ये रेशम देगा, रेशम से हम क्या करेंगे? कपड़ा बनाएंगे, उस कपड़े को मार्केट में बेचेंगे, उससे हमको क्या हो रहा? फायदा। इसी तरह से लिसीफर, क्या होता है? लिसीफर, उसको बोला जाता है लाख वाला कीड़ा। लाख मतलब लैक वाला कीड़ा। लेसीफर, लेसीफर क्या देता है? लेसीफर प्रोड्यूस करता है लैक। ये लैक आमतौर पर एक तरह का मादा, जैसा हमारे पास होता है ना गोंद, वैसे लैक एक तरह का मादा होता है। इस लैक को मेडिकल पर्पसेस के लिए या पॉलिशिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि ये कीड़ा जो भी लैक प्रोड्यूस करेगा हम इसको मार्केट में बेचेंगे और मार्केट से पैसा कमाएंगे। फिर दूसरी एग्जांपल है वेक्टर्स की। वेक्टर्स में यहां पर एक वेक्टर है जिसको कहा जाता है एनाफिलस। एनाफिलस कौन है? कभी पढ़े होंगे ना अल्लाह के बंदो। इसी तरह से क्यूलेक्स, अभी भी नहीं पहुंचे। तीसरा होता है एडीज। कौन होता है? एडीज। किसके अलावा चल रहे हैं? सब मच्छर। तो ये सब कौन है? ये सब है मच्छर, मॉस्किटो। और मॉस्किटो क्या करता है? हमेशा क्या करता है? जो पैरासाइट है उस पैरासाइट को क्या करता है? एक इंसान के जिस्म से दूसरे इंसान के जिस्म में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो मलेरिया का जो पैरासाइट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? वेक्टर। तो उसके एग्जांपल याद रखना है एनाफिलस, क्यूलेक्स, एडीज। डेंगू वाला, मलेरिया वाला और चिकनगुनिया वाला याद रहेगा ना। वैसे फिजिक्स वाला ना। झुंड वाले, झुंड वाले कीड़े यानी हमेशा एक जगह रहेंगे। झुंड वाले कीड़ों में एक है लोकस, जिसको हम कहते हैं टिड्डा। तो इसीलिए देखो आपकी जो जो लोकस है, जो टिड्डा है ना, जब आप फसल काट देते तो एकदम से अचानक में पूरे सिटी में टिड्डे आ जाते, तो वो हमेशा किस में रहते हैं? झुंड में, ठीक है। तो झुंड में रहने वालों की एक एग्जाम्पल कौन है? लोकस। कौन है? लोकस। तो याद रखना, इनको बोला जाता है, साइंटिफिक नेम क्या इनका? लोकस। और आमतौर पर हम उसको क्या कहते हैं? टिड्डे। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है मजियात रुकास। क्या बोला जाता है? मजियात रुकास। भैया ये मजियात रुकास का मतलब होता है लिविंग फॉसिल। क्या बोला जाता है? लिविंग फॉसिल। तब हम उर्दू में उसको क्या बोल रहे हैं? जिंदा, जिंदा रकास। क्या बोला जा रहा है हमें? रकास। रकास मतलब, रकाजात किसको बोलते हैं? आमतौर पे रकाजात किसको बोलते हैं? हाँ, ढांचे विचे मतलब फॉसिल को, बचे कुचे मादे को। फॉसिल को, फॉसिल मतलब क्या रहता? फॉसिल का मतलब रहता है कि कई साल पहले कोई चीज थी, वो जमीन में दफन हो गई। जब जमीन में खुदाई करने के तो वो चीज आपको
मिल गई तो आप बोलते कि ये क्या है, फॉसिल, यानी उस जानदार का बचा हुआ हार्ड पार्ट, उस जानदार का बचा हुआ मजबूत पार्ट। जैसे डायनासोर, डायनासोर का ढांचा है हमारे पास, तो उसकी बेसिस पर हम बोलते हैं कि किसी जमाने में डायनासोर रहे होंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, फॉसिल। लेकिन यहाँ पर जिस फॉसिल की हम बात कर रहे हैं उस फॉसिल को क्या बोला जाता है, लिविंग फॉसिल। तो अब फॉसिल का मतलब है जो मर गया था जमीन में बच गया, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हम लिविंग, यानी ये मरा नहीं बल्कि जिंदा है, तो फिर इसको क्या बोला जाता है। आमतौर पे ऐसे फॉसिल जिनके अंदर कभी भी कोई तब्दीली नहीं आई, ऐसे जानदार जिनके अंदर कभी भी कोई तब्दीली नहीं आई, यानी वो जानदार किसी जमाने में अगर मर गया होगा और अगर आज उसकी जनरेशन जिंदा है, तो दोनों को भी अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों में कोई तब्दीली, वो जैसा पहले था आज भी, तो जैसा वो पहले था आज भी वैसा ही है, इसका मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो आप बचे वाले को देख रहे हैं, यानी आप फॉसिल को देख रहे हैं, यानी वो पार्ट देख रहे हैं जो पहले भी ऐसा ही था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का एक एग्जाम्पल है लिम्यूलस। कौन है, लिम्यूलस। लिम्यूलस को बोला जाता है किंग क्रैब। क्या बोला जाता है इसको, किंग क्रैब। याद रहेगा। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। नाउ ये था आर्थ्रोपोडा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? हाँ बहुत अच्छा आफिया, बाकियात। ठीक है, क्लियर। नाउ इसके बाद एक और फाइलम है, उसको बोला जाता है फाइलम मोलस्का। क्या बोला जाता है, फाइलम मोलस्का। आमतौर पे आपने ये जानदारों को देखा होगा, है ना, मोलस्का। इसको देखा है क्या आपने, क्या बोलते हैं इसको, क्या, हाँ गूगल गाई। क्या बोलते हैं इसको, आमतौर पर हम क्या कहते हैं, गूगल गाई। अभी अपने पास बारिश हो गई ना, तो अभी देखना अपने आजू बाजू चुके बहुत झाड़े हैं हमने पास, तो अक्सर हमारे मतलब अभी अपन जब वजू करते हैं ना, वहां पर आपको ये आमतौर पे दिखाई देगी। ना यहाँ पर हम एक और फाइलम की बात कर रहे हैं, उस फाइलम का नाम क्या है, मोलस्का। क्या नाम है, मोलस्का। आमतौर पे ये जो मोलस्क है या मोलस्का, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका जो मीनिंग है ये आया फ्रॉम मोलिस। मोलिस का मतलब क्या होता है, मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। मोलिस का मतलब क्या होता है, नरम। तो ऐसे जानदार जिनका जिस्म नरम होता है, ऐसे जानदार जिनका जिस्म नरम होता है, उनको क्या बोला जाता है, मोलस्का। याद रहेगा। हमने कहा था कि पॉरीफेरा, पॉरीफेरा मतलब ऐसे जानदार जिनके जिस्म पर क्या होते हैं, सुराख, होल, पोर। फिर हमने बोला सिलेंट्रेटा, ऐसे जानदार जिनके अंदर क्या होती है, बॉडी कैविटी, सीलोम, जिस्मानी कैफा। ऐसे जानदार जिनके ऊपर जिस्म पर प्लेट होती है, कोम। याद आ रहा है, कंघी की तरह दिखने वाले, तो उनको अपने बोला टीन, टीनोफोरा। फिर उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थ, ऐसे जानदार जिनका जिस्म चपटा होता है, फ्लैट होता है, प्लेटिहेल्मिन्थ। ऐसे जानदार जिनका जिस्म गोल होता है, एश हेल्मिन्थ। हमने बोला था एश का मतलब क्या होता है, राउंडेड, गोल गोल। फिर उसके बाद हमने बोला एनिलिडा, एनिलिडा मतलब एन्यूल, रिंग लाइक, जिनके जिस्म क्या होता है, सिगमेंट, सीरियल रिपीटेशन। और आज हमने बोला आर्थ्रोपोडा, ऐसे जानदार जिनके जिस्म में क्या होती है, जोरदार पैर। और ऐसे जानदार जिनका जिस्म कैसा रहेगा, नर्म, या कैसा रहेगा, सॉफ्ट, उनको क्या बोला जाएगा, मोलस्का। याद रहेगा। नो, हमने कहा था कि जो सबसे बड़ा फाइलम है, वो सबसे बड़ा फाइलम जिसमें सबसे ज्यादा जानदार मौजूद होते हैं, वो कौन था, आर्थ्रोपोडा। तो वो था फर्स्ट फाइलम जिसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, जानदार। वैसे ही हम बात कर रहे हैं एनिमेलिया, जिसके अंदर दूसरा सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन है, मोलस्का। तो एनिमेलिया का ये दूसरा सबसे बड़ा क्या है, फाइलम है। एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम पहला कौन है, आर्थ्रोपोडा। एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम दूसरा कौन है, मोलस्का। याद रहेगा ना। अब ये जो जानदार होते हैं, ये जानदार जमीनी भी होते हैं, यानी जमीन पर भी रहते हैं। ये जानदार आबी भी होते हैं, यानी पानी में भी रहते हैं। और जब ये पानी में रहते हैं तो कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो पानी में भी, कौन से पानी में रहेंगे, समंदरी पानी में, यानी जहां नमक की मिकदार ज्यादा होगी। कुछ जानदार रहेंगे जो मीठे पानी में रहेंगे, यानी जो आमतौर पे हम हमारे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो इस तरह से याद रखना है कि ये जानदार जमीनी भी है, आबी भी है। ठीक है। तीसरी बात कि इनमें जो लेवल होती है यानी जो तरतीब की सतह होती है वो कौन सी होती है? ऑर्गन। और जब हम ऑर्गन बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? क्या मीनिंग होता है इसका? उज़्वी निजाम की सतह की तरतीब। इनके पास कौन सी वाली तरतीब होती है? उज़्वी निजाम की सतह की तरतीब। फिर इसी तरह से इनमें हम बात कर रहे हैं कि क्या मौजूद होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनके पास जो जुनेन है, जुनेन का मतलब क्या होता है? जब ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इनके पास कितनी तह होती है? 3 तह मौजूद होती है। और इन 3 तह की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर 2 होती तो डिप्लोब्लास्टिक। 3 तह में कौन कौन सी तह होती है मुजाहिद? एक होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म मतलब बैरूनी। दूसरी चलिए मैं इंडोडर्म लिख दे रहा हूं पहले। इंडोडर्म मतलब अंदरूनी। और तीसरी होती है मीजो, मीजो का मतलब कौन होता है? दरमियानी। तो इस तरह से इनके जिस्म के अंदर क्या होती है? 3 तह होती है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म। ठीक है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ एक और बात कि ये जो जानदार होते हैं ये सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट मतलब इनके जिस्म के अंदर क्या रहेगा? सिलो, सिलो मतलब जिस्मी कहफा रहेगा। और वो जिस्मी कहफा जो बनेगा किससे बनेगा? मीजोडर्म। और मीजोडर्म क्या बनाएगी? तह, लेयर। ठीक है ना। अब उसके बाद अलग पॉइंट, जो डिफरेंट पॉइंट है, कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट जिसको हमें देखना है? सबसे पहली बात याद रखना है कि इनका जो जिस्म होता है उस जिस्म के ऊपर इस तरह का एक कवर होता है। ये जो कवर है ये कवर हार्ड होता है। और ये जो कवर जो हार्ड है इसको बोला जाता है कैलकैरियस शेल। शेल किसको बोलते हैं? शेल बोलते हैं कवर को। तो यहां पर याद रखना है कि इनका जो जिस्म होता है उसमें क्या मौजूद होती है? कैलकैरियस शेल। तो इस तरह से इनके जिस्म की जो हिफाजत है यानी जो नर्म जिस्म है उसकी नर्म जिस्म की हिफाजत कौन करता है? कैलकैरियस शेल। इसको कैलकैरियस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम। किससे बना होता है? कैल्शियम। फिर इनका जो जिस्म होता है गैर सिगमेंटेड होता है। गैर सिगमेंटेड मतलब इनके पास सिगमेंट नहीं होते। अगर आपको ये पूछा जाए कि कितने फाइलम, सवाल सुनिए, कितने फाइलम, टोटल फाइलम कितने हैं? 11। तो 11 में से कितने फाइलम हैं जिनके अंदर जानदारों का जिस्म सिगमेंटेड होता है? अभी तक हमने कितने पढ़े? 2। कौन सा? आर्थ्रोपोडा और उससे पहले एनेलिडा। तो याद रखना कि सिर्फ 3 फाइलम ऐसे जिनके अंदर सिगमेंटेड बॉडी होती है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और आखिरी में हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा। सिर्फ ये 3 ही फाइलम है जिनके अंदर बॉडी कैसी होती है? सिगमेंटेड। इसके अलावा जितने भी है सबकी बॉडी कैसी होती है? गैर सिगमेंटेड, जिनके जिस्म में कोई टुकड़े नहीं होते। याद रहेगा ना। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिर जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में बोला कि उनका जो जिस्म होता है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, सर, सीना, एब्डोमेन, पेट। वैसे ही इनका भी जो जिस्म है उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा होता है उसको बोला जाता है सर। दूसरा हिस्सा होता है उसको बोला जाता है गोश्तदार पैर। क्या बोला जाता है? गोश्तदार पैर। और तीसरा हिस्सा होता है उसको बोला जाता है विसेराल हम्प। क्या बोला जाता है? विसेराल हम्प। अब ना अब बात को थोड़ा समझिए। सर तो समझ में आता है। एक गोश्तदार पैर के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है मस्क्यूलर फुट। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट का मतलब क्या होता है? इनके जो पैर हो गए उसके अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसकी मदद से वो अपनी जगह को क्या करेगा? तब्दील करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी विसेरल हम्प। विसेरल लफ्ज का मतलब क्या होता है? विसेरल ऑर्गन हमने इससे पहले पढ़े थे, विसेरल टिश्यू हमने पढ़े थे, मस्कुलर टिश्यू, विसेरल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू। याद आ रहा है कुछ? विसेरल, अरे मौलाना याद आ रहा है तो क्या मतलब है इसका वो बताओ। गर्दन हिलाने से थोड़ी काम चलेगा। विसेरल का मतलब क्या होता है? विसेरल का मतलब होता है अंदरूनी। विसेरल का मतलब क्या होता है? अंदरूनी। तो जो अंदरूनी जिस्म होता है, जिस्म के अंदर होता है, उसको क्या बोला जा रहा है? विसेरल। और यहां पर हम किसको बोलते हैं? हम किसको बोलते हैं? हम
ऑनलाइन वालों में किसी को मालूम है क्या? फाहमी, हसन, उमैर, यूसुफ? बहुत भारी यूसुफ मौलाना, बहुत भारी। जो बैल होता है ना, बैल, बैल के पीठ के ऊपर आपने देखा इस तरह का हिस्सा होता है। ऊँट को देखिए, क्या ऊँट के जिस्म के ऊपर भी इस तरह का एक हिस्सा होता है, जिसको आमतौर पे हम उर्दू में क्या बोलते हैं? कुब्बड़, हाँ, खांद या कंधा, है ना, इस तरह के लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लफ्ज है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हम। लेकिन ये जो हम होता है आमतौर पे जिन जानदारों के अंदर हम देख रहे हैं वो जिस्म के बाहर है, लेकिन ये हम इनके जिस्म के अंदर कहाँ पर होता है? अंदर की तरफ होता है। तो आमतौर पे अगर आप ये डायग्राम को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है? विस्सेरल हम। तो ये जो उभार देखने को मिल रहा है ना जिस्म के अंदर, इस उभार को क्या बोला जाता है? विस्सेरल हम। यानी ये अंदर जो है ना, अंदर उभार आ जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है? विस्सेरल हम। तो इनका जो जिस्म होता है उसमें होता है सर, उसमें होता है मस्कुलर फुट, और अंदर की साइड में क्या होता है? विस्सेरल हम। याद रहेगा, बात क्लियर हुई? ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आमतौर पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्या है? ये जो विस्सेरल हम्प है ना, जो विस्सेरल हम्प है यानी ये जो उभार है, इस उभार के नीचे एक नर्म और गुद्देदार खाल होती है, खाल होती है, और उस खाल की एक परत होती है। तो आमतौर पे ये जो विस्सेरल उभार है, ये जो विस्सेरल हम्प है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, और वो लेयर कैसी होती है? नरम, यानी कैसी होती है? सॉफ्ट, कैसी होती है? और उसी को दूसरे अल्फाज में क्या बोला जाता है? गुद्देदार। तो एक सॉफ्ट खाल होती है, एक सॉफ्ट लेयर होती है, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट लेयर है उसको बोला जाता है मेंटल। क्या बोला जाता है इसको? अपना वो वाला मेंटल नहीं, ठीक है। क्या बोला जाता है? यहाँ पर एक उभार होता है जिसकी मदद से वो ढका हुआ होता है, उस उभार को क्या बोला जाता है? मेंटल। क्या बोला जाता है इसको? मेंटल। और उस विस्सेरल हम्प और मेंटल यानी दो चीजें हो गई। विस्सेरल हम्प है, विस्सेरल हम्प के ऊपर कौन मौजूद है? विस्सेरल हम्प के ऊपर मौजूद है मेंटल। अब इस मेंटल और विस्सेरल हम्प के बीच में एक जगह होती है, उसको बोला जाता है मेंटल कैविटी। क्या बोला जाता है इसको? मेंटल कैविटी, या हम उसको आमतौर पे क्या बोलेंगे? मेंटल खला। क्या बोलेंगे उसको? मेंटल खला। तो याद रखना है कि जो विस्सेरल उभार है और वो जो परत है जिसको हम क्या करें? मेंटल, उन दोनों के बीच में क्या मौजूद होती है? मेंटल खला। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने ना सिर्फ वहां पर इतना बोला है कि एक गद्दीदार लेयर होती है, उसका नाम नहीं बोला, लेकिन नई बुक में उसका नाम बोला है, और उसका नाम क्या होता है? मेंटल। इसलिए हम ये करें कि वो उभार और उसके ऊपर जो लेयर मौजूद है उसके बीच में गैप होता है, खला होती है, जगह होती है, उसको क्या बोला जाता है? मेंटल खला। याद रहेगा ना। अब उससे आगे ये जो मेंटल खला है, ये मेंटल खला में असल में काम क्या होता है? ये जो मेंटल खला होती है इसमें परों की तरह, परों की तरह मतलब इंग्लिश में उसके लिए जो लफ्ज बुक में दिया है वो है फीदर। क्या है? फीदर। फीदर की तरह दिखने वाली एक साफ्त होती है, उसको बोला जाता है गिल्स। क्या बोला जाता है? गिल्स। और हमको मालूम है गिल्स का असल में काम क्या होता है? अमले तनफुस। इसका मतलब यह है कि इनके जिस्म में अमले तनफुस कौन करेगा? गिल्स। तो यही बोल रहे हैं हम कि इसका जो काम होता है वो क्या होता है? अमले तनफुस। लेकिन लेकिन मौलुस्क का ऐसे जानदार है जिनके अंदर गिल्स सिर्फ अमले तनफुस नहीं बल्कि उसी के साथ वो क्या काम करते हैं? अमले इस्तिखराज यानी एक्सक्रीटरी निज़ाम और तनफुसी निज़ाम, ये दोनों भी निज़ाम या ये दोनों भी अमल को अंजाम देने का काम कौन करती है? तो ये मोलस्का की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है। पहली इंपॉर्टेंट खासियत क्या है कि इनका जिस्म के ऊपर क्या है? कैलकेरियस शेल। दूसरी क्या है? विसेराल हम। तीसरी क्या है? उस विसेराल हम के ऊपर एक लेयर जिसका नाम है मेंटल। फिर उस विसेराल हम और मेंटल के बीच में एक खला है, और उस खला में कौन मौजूद है? गिल्स, जो कि दो काम कर रही है। एक काम कर रही है अमल इस्तिखराज, दूसरा काम कर रही है अमल तनफुस। याद रहेगा ना। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर ये ना, ये मैंने उसकी डायग्राम ऐड किया हुआ है। ये है फुट, ये है सर, और ये है विसेरल हम्प या विसेरल मास, और उसके ऊपर कौन है? मेंटल।
ठीक है ना। अब एक और चीज कि इनका जो सर होता है उस सर के ऊपर होता है आसाबी निजाम या सेंसरी सिस्टम। आमतौर पे इनके सर के ऊपरी हिस्से में यानी ये वाला, ये जो है इसको बोला जाता है सेंसरी ऑर्गन। क्या बोला जाता है? सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब जी हाँ, यानी हम दूसरे उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? हसास, है ना, हसासी अजू या उजू, जो क्या करते हैं? एहसास, फील करने का काम करते हैं, सेंस करने का काम करते हैं। तो आमतौर पे इनके पास जो हसासी उजू होते हैं वो क्या होते हैं? टेंटेकल्स। क्या होते हैं? टेंटेकल्स। यहाँ देखो, यहाँ देखो, है ना, यहाँ देखो, यहाँ इनके माउथ के पास देखो। तो इनके पास क्या होते हैं? हसासी उजू, यानी क्या होते हैं? टेंटेकल्स, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? आजू बाजू का जो माहौल है उसको क्या करते हैं? महसूस करते हैं। और उस आजू बाजू के इन्वायरमेंट को, माहौल को महसूस करके उसके हिसाब से अपनी क्या करते हैं? वो हरकत। हम क्या करते हैं? डॉगी बाजू से चल रहा है तो क्या करते हैं? उसको लात मारते हैं? नहीं, पहले अपन ये देखते हैं कि वो गुस्सा है क्या। अगर वो गुस्सा है तो अपन उसको छेड़ते नहीं, खामोश चले जाते। अगर वो ज्यादा खुश है तो है? तो हम क्या करें? डिपेंड करता है कि माहौल क्या है। तो वो माहौल को फील करना जिस तरह से हम आंखों से, जबान से, कान से करते हैं, वैसे वो किसके जरिए करते हैं? टेंटिकल्स। फिर दहन। दहन का मतलब क्या हो गया? मुंह। दहन का मतलब क्या हो गया? मुंह। इनका जो मुंह होता है उसमें एक कांटेदार चूसने वाला अज़ू होता है। उस अज़ू को क्या बोला जाता है? रेडियोला। क्या बोला जाता है? रेडियोला। तो इनका जो मुंह होता है ना, ये देखिए, ये इनका माउथ है। इस माउथ के अंदर एक अज़ू होता है, उसको बोला जाता है रेडियोला। आमतौर पे यहाँ पर उन्होंने कांटेदार बोला है और इंग्लिश में उसको बोला जाता है फाइल लाइक। क्या बोला जाता है? फाइल लाइक। फाइल लाइक रेस्पिंग। रेस्पिंग का मतलब होता है चूसना। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। तो एक चूसने जैसे वाला इनके पास क्या होता है? ऑर्गन। जैसे हमारी जबान है तो उनके पास जबान है, लेकिन उस जबान को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? रेडियोला। क्या बोला जा रहा है? रेडियोला। फिर आमतौर पे ये कैसे होता है? डायोशियस। डायोशियस मतलब नर अलग मादा अलग। नर का मतलब ये है कि एक जानदार रहेगा जिसके अंदर नर तौलीदी यानी टेस्टिस रहेगी। दूसरा रहेगा मादा, जिसके अंदर क्या रहेगी? मादा तौलीदी मतलब ओवरी। ठीक है। इसी तरह से ये अंडे देने वाले, अंडे देने वालों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवी पेरस। क्या बोलते हैं? ओवी पेरस। और जो बच्चे देते हैं? वीवी पेरस। इसी तरह से इनके अंदर जब अफजाइश की बात करेंगे तो इनके पास अफजाइश कैसी होती है? गैर रास। गैर रास का मतलब है कि इनके पास कौन सी स्टेज रहेगी? लार्वा। कौन सी स्टेज रहेगी? लार्वा। तो आमतौर पे इनको याद रखना है। ऑनलाइन वालों में किसी को कोई डाउट है? हसन, यूसुफ, अंसारी, आफिया, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी मिसालें। देखिए, ये ऐसा फाइलम है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मिसालें हैं। जो सिलेंट्रेटा था, सिलेंट्रेटा के बाद जिस फाइलम में सबसे ज्यादा मिसालें हैं वो मोलस्का है। हमने अगर पॉरीफेरा की बात करें तो वहां सिर्फ 3 एग्जाम्पल देखे थे। सिलेंट्रेटा में 6 एग्जाम्पल देखे थे। टीनोफोरा में 2 एग्जाम्पल देखे थे। याद आ रहा है? प्लेटियनमिस में 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल देखे थे। एशेलमिस में 3 देखे थे। याद आ रहा है क्या? आर्थ्रोपोडा में हमने थोड़ा ज्यादा देख लिए। कितने थे? 3 माशी वाले थे, 3 वेक्टर वाले थे, 1 झुंड में रहने वाला था, 1 फॉसिल था। 3 3 6 7 8, यहां पर उससे ज्यादा है। सबसे पहला एग्जाम्पल याद रखना है, दैट इज पाइला। कौन है? पाइला, दैट इज घूंगा। तो ये जो घूंगा है उसको क्या बोला जाता है? पाइला। मैं आमतौर पर उसको ट्रांसलेट करता हूँ पीला, तो याद रहने में आसान है। तो पाइला याद रखना है, और अगर भूल गए तो पीला, घूंगा। फिर इसी तरह से पिंक टाड़ा। कौन होता है? पिंक टाड़ा। पिंक टाड़ा मतलब मोती वाले, यानी जो सीप होता है। पिंक टाड़ा मतलब जो सीप होता है। इसी तरह से सीपिया। कौन होता है? सीपिया। सीपिया किसको बोला जाता है? कटल फिश। क्या बोला जाता है इसको? कटल फिश। इसी तरह से लॉलीगो। क्या होता है? लॉलीगो। लॉलीगो को बोला जाता है स्क्विड। लॉलीगो को क्या बोला जाता है? स्क्विड। इसी तरह से ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो आप लोगों ने बहुत बार सुन लिया होगा।
जिसको हम क्या कहते हैं, डेविल फिश। क्या बोलते हैं उसको, डेविल फिश। ये है ना, आमतौर पे कार्टून वगैरह में भी, पिक्चर्स वगैरह में हर जगह देखने को मिल जाता है। फिर इसी तरह से एप्लीशिया, कौन है, एप्लीशिया। एप्लीशिया को बोला जाता है समंदरी खरगोश। इसी तरह से डेंटेलियम, कौन है, डेंटेलियम। डेंटेलियम को बोला जाता है सोंड वाला या दांत वाला घोंगा। क्या बोला जाता है, दांत वाला घोंगा। इसी तरह से चीटो प्लूरा, यहाँ उसको इंग्लिश में उर्दू में लिखा कीटो प्लूरा, और उसका शॉर्ट फॉर्म है चीटोन। क्या है, चीटोन। ठीक है, तो ये बेसिक नाम याद रखना है। पहला नाम कौन है, पाइला। दूसरा कौन है, पिंगटाड़ा। तीसरा कौन है, सीपिया। चौथा कौन है, लॉलीगो। पांचवा कौन है, ऑक्टोपस। फिर एप्लेशिया, फिर डेंटेलियम, फिर चीटोप्लूरा। ये नेम आपने लिखना है और लिख लिख कर याद करना है। फिर एक और चीज याद रखिए कि एग्जामिनेशन में आमतौर पर, जैसा ये समंदरी खरगोश यहां पर बोला है, तो इसको बोला जाता है सी हेयर। तो इसके आगे लफ्ज यूज किया जाता है सी सी सी। तो याद रखना, अगर आप ये जब नेम लिखेंगे तो कोशिश ये करना कि इंग्लिश की बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके दोस्त वगैरह किसी से लेना और वहां पर इनके इंग्लिश में स्पेलिंग के साथ नेम लिख के रख लेना, याद रहेगा। ताकि आपको क्या रहे, एग्जामिनेशन के टाइम पर उसको इंग्लिश अल्फाज में भी याद रखने में आसानी रहेगी। और जब आप उर्दू में और इंग्लिश में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो पेपर आता है वो बाइलिंगुअल दोनों ही जबानों में होता है, तो हमारे लिए क्या रहेगी, आसानी। तो कोई एग्जाम्पल अगर हमारे दिमाग से निकल रही है तो वो इंग्लिश और उर्दू के कॉम्बिनेशन की वजह से जहन में रहेगी। ठीक है, ठीक, क्लियर। ठीक है, नाउ अभी नमाज का टाइम है, ईशा की नमाज पढ़ लेते हैं। ईशा की नमाज के बाद 12th का लेक्चर रहेगा। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।